दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस पर हमारी खास पेशकश। आज भारत का गणतंत्र 73 साल का हो गया। इन 73 साल में भारत को जिस एक चीज ने बांध कर रखा वो है भारत का संविधान। आज आपको सुनाते हैं गाथा उसी संविधान की और संविधान के रक्षकों की, हम भारत के लोग। भारत भले ही आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन इसकी रूपरेखा 6 दिसंबर 1946 को रख दी गई, जब इस नवोदित देश के भाग्य को लिखने की कहानी शुरू हुई, जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत के संविधान के नाम से लागू किया गया। आज भी संविधान आमूल-चूल बदलावों के साथ भारत की अमृत यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। जिसके पास ऐसी सामर्थ्यवान भुजाएं हो, जिसकी उंगलियों में कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया से जुड़ने की ताकत पड़ी हो, जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृत संकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। कुछ तो बात है इस मिट्टी की, कुछ अलग सी खुशबू है इसकी हवा में, कुछ अलग सा जज्बा है इसकी रग रग में। 75 साल से ज्यादा हो गए, 73 साल का गणतंत्र हो गया। न जाने कितने देश बने और टूटे, न जाने कितनी ही बार इन देशों में संविधान बने और टूटे, न जाने कितनी ही बार इनमें तानाशाही का राज रहा, लेकिन भारत और उसका संविधान आज भी उन्हीं मूल्यों पर टिका है जैसा 26 जनवरी 1950 को था। आज हिंदुस्तान अपने गणतंत्र बनने के 73 साल का जश्न मना रहा है। और ये जश्न जवाब है उन तमाम आशंकाओं, ईर्ष्याओं और उपेक्षाओं का जो हमारे भारत को लेकर जाहिर की गई थी। कभी ब्रिटिश दंभ के बोझ में दबा यूरोपियन इंटेलिजेंसिया कहता था कि असमानताओं, अनपढ़ों, भिन्नताओं का यह देश आजाद होकर आखिर कितने दिन तक टिक पाएगा। कि अंग्रेज ये चाहते थे कि ये आपस में आजादी के बाद इतने लड़े हैं ये सब कुछ अपने आप ही कि उनको समझ में आ जाए कि हाँ हम देश नहीं चला सकते। लेकिन हुआ उल्टा, और सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, परंतु जो नेगोशिएशन उन्होंने रियासतों के प्रधानों से की, उसमें जो जिस तरह की उन्होंने मानवीयता, सहृदयता यानी परस्पर प्रेम और भाईचारा दिखाया है। जो लोग कहते थे कि इन्हें गुलामी की आदत है, भला वो मालिक कैसे बनेंगे? तो देख लें, आज पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र, गणतंत्र और संविधान को आईना मानकर चलती है। जब भी बात विश्व की होती है तो भारत सबसे आगे खड़ा होता है। 1950 में जिसके भाग्य को लेकर सब आशंकित थे, आज वो न सिर्फ अपना भाग्य उज्जवल शब्दों में लिख रहा है, बल्कि विश्व का भाग्य विधाता बनने की ओर अग्रसर है। 1947 में भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन साम्राज्यवादियों को ये पचा नहीं और उन्होंने तो भारत को एक भौगोलिक,
और सांस्कृतिक इकाई मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तो भारत की आजादी के नाम से ही चिढ़ते थे। वो कहा करते थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत की सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। वैसे ये चर्चिल की बातें गलत नहीं, क्योंकि पिछले 100 सालों में दुनिया का इतिहास भी कुछ ऐसा ही कहता है। कई देश थे जिनका दुनिया से नामो निशान मिट गया, जैसे यूगोस्लाविया। 1990 में यूगोस्लाविया के टूटने के बाद उससे कई देश वजूद में आए। 1990 में ही यूएसएसआर जैसे भारी भरकम मुल्क का पतन हो गया और 15 नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। भारत के समकक्ष कई नवोदित राष्ट्र थे, जैसे चीन और पाकिस्तान। चीन में लोकतंत्र है नहीं और भारत के साथ आजाद होने वाले पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैन्य शासन के साथ प्रयोग जारी है। इसके अलावा सीरिया, लीबिया, इराक, यमन और अफगानिस्तान जैसे देश हैं जो गृह युद्ध की आग में जल रहे हैं और वहां नाम मात्र की सरकारें हैं। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लिखने वाले अल्लामा इकबाल ही जानते थे कि भारत किस मिट्टी का बना हुआ है। ये देश गिरता, लड़खड़ाता, चोटिल होता, मगर हर बार उठ खड़ा होता रहा, आगे बढ़ता ही रहा। और इन सब की बुनियाद बना भारत का संविधान। हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। दुनिया के पटल पर उभरते और निखरते भारत की असली बुनियाद 26 जनवरी 1950 को पड़ी, जब संविधान सभा के तैयार किए गए संविधान को लागू किया गया। इस फैसले के साथ ही भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। इस संविधान की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत हम लोग से हुई है। हम भारत के लोग, जहां देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, धार्मिक आजादी। सभी नागरिकों से संविधान ने वादा किया कि वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही ये किताब सिर्फ संविधान नहीं रही, बल्कि भारत की तकदीर बन गई, जिससे समाज के सभी वर्गों को रोशनी मिलती है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया। इनमें शामिल 299 सदस्यों ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान को अंतिम रूप दिया। तब जाकर तैयार हुआ नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का प्रतिबिंब होता है। जैसा कि इसकी प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। वो अपने आखिरी नागरिक को भी स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस शर्त के साथ कि इन अधिकारों पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि समय के साथ यह निरंतर विकसित होता रहता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल रूप से संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, जो कि 22 भागों में विभाजित हैं, और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन समय के साथ विभिन्न संशोधनों के नतीजे से वर्तमान में इसमें कुल 470 अनुच्छेद, जो कि 25 भागों में विभाजित हैं, और 12 अनुसूचियां हैं अब इसमें। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिन पर
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों की स्वतंत्रता टिकी है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को भी इसकी एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण भारत में किसी एक धर्म को कोई विशेष मान्यता नहीं दी गई। 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। चाहे राष्ट्रपति को चुनना हो या फिर गांव का मुखिया चुनने की बात हो, चाहे बात प्रधानमंत्री की हो या फिर देश के आम आदमी की, भारतीय संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। चाहे वो समानता हो या फिर स्वतंत्रता हो। तमाम सरकारें गईं और आईं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए और गए, लेकिन भारतीय संविधान आजादी के 75 वर्षों बाद भी एक जीवन दस्तावेज की तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए है और उन्हें जवाब दे रहा है जो कहते थे कि ये लोग आखिर कितने साल अपनी आजादी बनाकर रख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। छब्बीस नवंबर 1949 जब संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, तब इसके निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, भारत का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा। इसमें उन्होंने सीधे सीधे संसद और सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही तय की थी। अब उसी संसद की इमारत बदलने जा रही है। क्या सिर्फ इमारत बदलने के बाद कुछ और निकल पाएगा या कुछ और बदलेगा? इसकी सुगबुगाहट आजकल चल रही है। संसद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गणतंत्र में जनता के अधिकारों, उनके हकों और संविधान से प्राप्त शक्तियों को वो बचा कर रखता है। जनता द्वारा जनता के लिए चुने गए प्रतिनिधि संसद में बैठकर उनकी बात करते हैं। इसीलिए तो संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। भारत में इसकी एक अलग पहचान रही है। वो है राष्ट्रपति भवन के करीब गोलाकार खंभों पर खड़ी ये इमारत। यहाँ पर भारत का संविधान लिखने से लेकर अब तक 75 साल से लंबा सबसे बड़े प्रजातंत्र के सफर की ये इमारत प्रतिबिंब रही है। संविधान निर्माताओं ने संसद को मुख्य रूप से 3 जिम्मेदारियां सौंपी थी: कानून बनाने की, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की और आवश्यक मुद्दों पर बहस और चर्चा करने की। इसने नेहरू की नीतियों को देखा तो युवा अटल बिहारी के सवालों को भी। इसने लाल बहादुर के ओजस्वी भाषण सुने तो वहीं इंदिरा गांधी का गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी तक का सफर देखा। इसने वो दौर भी देखा जब लोकतंत्र पर इमरजेंसी का पहरा था। वो दौर भी देखा जब विपक्ष ने एक होकर लोकतंत्र की रक्षा की। हर 6 महीने पर बदलते प्रधानमंत्री से लेकर मजबूत बहुमत वाली सरकार भी देखी। मनमोहन सिंह से लेकर मोदी तक संसद ने हर सरकार का राज और काज दोनों देखा और देश की साख को हमेशा ऊंचा रखा। अब संसद की ये इमारत पुरानी बात होने जा रही है। 95 साल पुरानी इमारत अब यादों में ही रह जाएगी। 1912 में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इस भव्य इमारत को डिजाइन किया। 1921 में अंग्रेजी शासनकाल में बनना शुरू हुआ। 5 साल की मेहनत के बाद 18 जनवरी 1927 को इसका लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया। 144 स्तंभों पर खड़ी इस गोलाकार इमारत के बीचों बीच गोल गुंबद वाला सेंट्रल हॉल है। सेंट्रल हॉल के एक तरफ सेमी सर्कल हॉल है जिसे लोकसभा कहते हैं, तो दूसरी तरफ के सेमी सर्कल हॉल को राज्यसभा कहते हैं।
तीसरी तरफ के सेमी सर्कल हॉल में लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में 17 लाख से ज्यादा किताबों का कलेक्शन है। यानी इसे भले ही अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन आजाद भारत में यह इमारत एक मंदिर की तरह पूजी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी विशालकाय इमारत आखिर इतिहास की बात क्यों होने जा रही है, तो समझ लीजिए। जब इस इमारत को बनाया गया तब सोचा नहीं गया था कि भारत में लोकतंत्र इतना लंबा चलेगा। ज्यादा सांसद होने पर जगह बेहद सक्रिय हो गई है। इमारत में समय के साथ पानी की सप्लाई, सीवर लाइन, एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी सिस्टम जोड़े गए। इन सब के लिए इमारत में कई बार की गई तोड़फोड़। पुरानी इमारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना पड़ गया है। इमारत के भूकंप रोधी होने पर भी सवाल है। यानी करीब 100 साल की सेवा के बाद देश का पुराना संसद भवन अब रिटायर होने वाला है और इसकी जगह जो इमारत ले रही है वो अंग्रेजों ने नहीं बनाई, बल्कि भारत के लिए बनाया गया मंदिर है। नई संसद का डिजाइन तिकोना है। इसे 2 साल 1 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। आर्किटेक्ट विमल पटेल ने इसका डिजाइन तैयार किया है। नए संसद भवन के बीचों बीच संविधान हॉल बनाया गया है, जिसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा है। इसके एक तरफ लोकसभा है, जिसमें 888 सांसदों की बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर की गई है। इसके दूसरी तरफ राज्यसभा है और उसका सेरेमोनियल एंट्रेंस। राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल के डिजाइन में है। संसद भवन में हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं। सदन की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी बड़ी दर्शक दीर्घाएं भी बनाई गई हैं। नई संसद का तीसरा हिस्सा सेंट्रल लाउंज है, जहां ओपन स्पेस है। यहां पर सांसदों के बैठने, बात करने और खाने पीने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ इमारत में मंत्रियों के दफ्तर और कमेटी रूम्स भी बने हुए हैं। यह नया संसद भवन सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि हाईटेक भी है। नया भवन सुरक्षा के लिहाज से काफी मजबूत है। नया संसद भवन पूरी तरह भूकंप रोधी है। इस इमारत को अगले 150 सालों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये बिल्डिंग पूरी तरह 5 स्टार प्लेटिनम रेटेड है और सभी स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इसे बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आई बताई। अब नया संसद भवन तो बनकर तैयार हो गया है और शायद एक नई बहस भी। ये बहस है संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट की। संविधान को जब बनाया गया तो उसे बनाने वाली संविधान समिति ने इस बात का खास ख्याल रखा कि किसी को भी इतना शक्तिशाली ना बनाया जाए कि वो निरंकुश हो जाए। तभी तो विधायिका से लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। विधायिका का काम विधि निर्माण करना, कार्यपालिका का काम इन विधियों को लागू कराना और न्यायपालिका को विधियों की व्याख्या करने का काम सौंपा गया। यानी सभी को एक दूसरे के काम की देखरेख का जिम्मा दिया गया। कुछ लोग सवाल करते हैं कि जब संविधान ने न्यायपालिका को यह अधिकार दिया है कि वो लोगों के हकों की रक्षा करे
और सरकार के गलत काम या नीतियों पर उसे ठीक करे, तो फिर भला बार बार विधायिका क्यों विरोध करती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है हितों का टकराव। एक और सरकार चाहती है कि वो जो कानून बनाए, जो नीति निर्धारित करे, उसे सीधे सीधे लोगों पर लागू कर दिया जाए, इस पर कोई अध्ययन ना किया जाए। वहीं कोर्ट कहता है कि जब वो संविधान का रक्षक है तो भला कैसे ये सब होते देख सकता है। और इन सब की शुरुआत हुई जजों की नियुक्ति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से, जिसको लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह है उसका स्ट्रक्चर, जिसके अनुसार जजों की नियुक्ति सीजेआई की बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर होती है। वहीं सरकार कहती है कि कॉलेजियम की जगह एक अलग सिस्टम बने जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हों। ऐसे में उठ रहे सवालों के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था परफेक्ट नहीं होती। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो ठीक है, इसलिए तो उसे मीलॉर्ड भी कहते हैं। बदलाव तो इस संविधान की ताकत है, यानी संविधान कोई जड़ वस्तु तो है नहीं, और अगर जरूरत है तो उसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव जिस विधि से होना चाहिए वो विधि उचित हो और देश समाज की जो जरूरत है उसके अनुसार हो। 123 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन 123 संशोधन तो संसद ने किए जी। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट संविधान में बदलाव कर रहे हैं जी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन आज संविधान के हिसाब से देश चलाने की बात करने वाली सरकार संविधान के रक्षक पर ही सवाल कर रही है। ऐसे में सारा दारोमदार नई संसद पर है, संविधान और उसकी अस्मिता बचाए रखने का, साथ ही प्रजातंत्र की आवाज बने रहने का, क्योंकि यह सिर्फ इमारत न होकर हम भारतीयों के अधिकारों की बुलंद आवाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।